हेलो एवरीवन, वेलकम इन सॉल्व क्वेश्चन सीरीज ऑफ CSIR नेट एंड गेट। एंड आज का जो सब टॉपिक है दैट इज़ क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री में गेट 2005 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन मैं सबसे पहले सॉल्व करूँगा, ठीक है। देन आफ्टर CSIR के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं बता दूँ आपको कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे देन वहाँ मैंने PDF बुक्स वगैरह रखी है, जिसे भी अगर एज ए रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से वो ले सकता है। देन आफ्टर उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ टेस्ट पेपर भी लगा दिए हैं विथ आंसर की, तो आप सेल्फ अपने आप को चेक कर सकते हैं, आंसर्स आपके खुद चेक कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो फिर कमेंट बॉक्स में हम उसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है। द 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज़ रेडियल नोड एट 2a बिकॉज 2s इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए जो क्वेश्चन है उसकी फ्रेमिंग ऐसी होती है कि वो क्वेश्चन बड़ा टफ लगता है आपको, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन हर टफ क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उसकी एक बैकबोन होती है, आपको वो पकड़नी होती है। हमेशा गेट का और नेट का क्वेश्चन पेपर ऐसा ही फ्रेम किया जाता है कि क्वेश्चन फर्स्ट अपीयरेंस में स्टूडेंट्स को बड़ा टफ लगता है। ऑप्शन भी देखेंगे तो ऑप्शन भी लगभग क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, आप ऑप्शन जज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका जो बैकबोन है वो क्या है। देखिए मैंने आप दी कोचिंग क्लासेस या नोट्स वगैरह आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन के लिए एक रोट लर्निंग मेथड यूज़ की जाती है। बोला जाता है कि 2s ऑर्बिटल के लिए आपको क्या है कि जो वेव फंक्शन है वो रटना है, ठीक है। उसकी एक लंबी सी वेव इक्वेशन होती है जो कि मैं स्लाइड में दिखा रहा हूँ। ये इक्वेशन रटने का बोला जाता है और बोला जाता है कि बस इसको देख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, आप क्या है बिल्कुल सिंपल सा मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट ट्रिक है या कुछ शॉर्टकट मेथड जिससे आप आंसर उठा के पकड़ लेंगे। आपको थीम जो रहेगी वो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके, तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, वो भी शॉर्ट टेक्निक से। देखिए कैसा क्या दिया हुआ है, 2s ऑर्बिटल का रेडियल नोड एट 2a दिया हुआ है। रेडियल नोड एट 2a का क्या मीनिंग होता है, रेडियल नोड का मतलब जो r की वैल्यू दे रखी है वो क्या है, 2a के इक्वल है। जो r की वैल्यू दे रखी है वो किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। ये आपको दिया हुआ है। रेडियल नोड कितने पे है, 2a पे है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, a को a नॉट लिख रखा है सभी जगह, तो मैं इसको a नॉट लिख देता हूँ। इसका मीनिंग क्या है, 2a नॉट दैट इज इक्वल टू r दे रखा है, ठीक है। अच्छा रेडियल नोड पे क्या होता है, वेव फंक्शन जीरो होता है, ठीक है। ये वेव फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है रेडियल नोड पे। ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसको जीरो के इक्वल बनाते हैं। जीरो के इक्वल बनाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर मैं क्या कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हो गया 2 दैट इज इक्वल टू r अपॉन a0। इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस r अपॉन a0 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गई, कंडीशन हो गई। किसकी कंडीशन हो गई, ये आपकी नोडल कंडीशन हो गई ना, नोड की कंडीशन हो गई। और नोड की कंडीशन क्या है, कब आपकी इम्प्लीमेंट होती है, जब 2 माइनस r बाय a0 जो होता है वो लगता है। तो देखिए अब आप ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन आपका, ठीक है, सी ऑप्शन। कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि रेडियल नोड किस कहते हैं, नोड पे क्या होता है, वेव फंक्शन जीरो होता है, ठीक है। और क्या है, रेडियल नोड का यहाँ पर उन्होंने वैल्यू दे रखी है। तो विद इन अ मिनट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट लर्निंग एनी काइंड ऑफ बिग फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 2005 का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट मी एडजस्ट द एंगल फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है द फंक्शन e टू द पावर ax स्क्वायर, जहाँ a की वैल्यू दे रखी है मोर देन 0, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, इज नॉट एन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन फॉर बाउंड सिस्टम बिकॉज इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो अगर नॉट कंटिन्यूस होगा, मल्टी वैल्यूड होगा तो क्या होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नॉट नॉर्मलाइज्ड होगा तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और ऑल ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन में भी क्या है, काफ़ी प्रॉब्लम है। मैनी ऑफ द कोचिंग क्लासेस और मैनी ऑफ द नोट्स में आप देखोगे तो डी ऑप्शन दिया हुआ है। इसकी आंसर की में सबसे पहले डी ऑप्शन आ गया था।
गेट की तरफ से ही, ठीक है ना। बाद में वो रेक्टिफाई हो गया था, लेकिन क्या है कि काफ़ी सारे जो आप नोट्स वगैरह पढ़ेंगे कहीं पर के, तो डी ऑप्शन भी वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन नहीं है, इसका क्या ऑप्शन है वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है, e टू द पावर ए एक्स स्क्वायर, एक एक करके चेक कर लेते हैं। शॉर्टकट टेक्निक भी है, वो बताता हूँ आपको। e टू द पावर ए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सबसे पहले तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसकी। नॉट कंटिन्यूस बोल रहे हैं इसको, तो नॉट कंटिन्यूस का तो क्या कॉन्सेप्ट ही नहीं उठता है इसका। अगर ग्राफ डिजाइन करेंगे, ग्राफ स्केच करेंगे, तो ग्राफ क्या आएगा, ये अगर y इक्वल टू आप e टू द पावर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मतलब माइनस एक्स और प्लस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है ना। -1 रखेंगे या +1 रखेंगे एक्स की जगह, तो क्या आएगा, वाई की आपकी सेम वैल्यू आएगी, मतलब वाई की आपकी एक वैल्यू आएगी, एक्स की दो वैल्यू पे। -1 और +1 पे भी वाई की क्या होगी, आपकी एक ही वैल्यू आएगी। इसका मतलब ग्राफ जो है आपका, समथिंग ग्राफ इस प्रकार से आपका डिजाइन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ग्राफ इस प्रकार से डिजाइन होगा, तो ये क्या है, कंटिन्यूस ग्राफ आएगा। तो नॉट कंटिन्यूस तो ये नहीं, मल्टी वैल्यूड। अब मल्टी वैल्यूड, यहाँ पर मल्टी वैल्यूड का मीनिंग क्या होता है, मल्टी वैल्यूड का मतलब ये होता है, जैसे कि ये y है और ये x है सपोज, ठीक है। ये दो सेट है आपके, ये सपोज से x1 x2 y1 y2 y3 से x3। यहाँ पर क्या है, अगर आप क्या करते हैं, मल्टी वैल्यू का मतलब क्या, मल्टी वैल्यूड का मतलब क्या होता है, मल्टी वैल्यूड का मतलब ये होता है कि x की एक ही वैल्यू रखने पे y की क्या होना चाहिए, आपकी दो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। देन दिस इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड वेव फंक्शन। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर इसका उल्टा है। इसका उल्टा का मतलब क्या है, यहाँ पर x की दो वैल्यू रखने पे y की एक वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, बताया था ना। -x और +x रखेंगे तो क्या होगी, एक वैल्यू आएगी। दैट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन, ठीक है। मेनी वन फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मल्टी वैल्यूड हम लोग करते हैं किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं, और मेनी वन का यूज़ क्या मैथमेटिक्स के जनरल 11-12 के लेवल पे होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। बच्चे ये सोचते हैं कि हो सकता है कि -x और +x रखने पे y की एक ही वैल्यू आ रही है। देखिए ना आप यहाँ पर, इसको ऐसा कट करते हैं, तो यहाँ पर x की क्या है, ये वैल्यू, और x की क्या है, ये भी वैल्यू है, ठीक है ना, x एक्सिस पे। और y की क्या है, y की एक कॉमन वैल्यू है। बच्चों को ऐसा लगता है कि मल्टी वैल्यूड है ये, तो दिस इज नॉट अ कंडीशन ऑफ मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड की कंडीशन ये नहीं है कि 2x पे एक y आना चाहिए। मल्टी वैल्यूड का मतलब होता है एक x पे 2 y आना चाहिए, देन द वेव फंक्शन इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड वेव फंक्शन। तो ये मल्टी वैल्यूड वेव फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। ये मेनी वन फंक्शन है, और वो भी फंक्शन है, वेव फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, बस यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप डी, ये दोनों आपके क्या हो गए, रॉन्ग आंसर होगा, तो डी भी रॉन्ग होगा, क्योंकि डी में क्या लिखा, ऑल ऑफ दिस लिखा हुआ है। सी में क्या है, नॉट नॉर्मलाइज, तो नॉट नॉर्मलाइज पे मैं टिक लगा देता हूँ। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन अगर आपको ओबे करना है, फॉलो करवानी है, तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बड़ी सिंपल होती है। y इक्वल टू अगर ई ए एक्स स्क्वायर है, तो आपको क्या है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, साई1 साई2 दैट इज इक्वल टू dx दैट इज इक्वल टू 1। ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है। -∞ से +∞ तक लगा सकते हैं आप कंडीशन, कुछ भी, ठीक है, मतलब ये लगा सकते हैं आप लिमिट इसकी। साई1 साई2 क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन अगर आप लगाना चाहें तो लगा लीजिए। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे तो नॉर्मलाइज्ड नहीं आएगा, ये दिस इज नॉट इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी होती है कंडीशन, आप लगा सकते हैं। तो सी ऑप्शन पे मैं टिक लगा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अगर सॉल्व करने की बात करें तो क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन भी मैं यहाँ पर ओबे करा ही देता हूँ, ये होती है कि नहीं होती है, इट्स ओके। e टू द पावर ax स्क्वायर इंटू e टू द पावर ax स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू कितना आता है, ये देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, ठीक है। अगर क्या हुआ, बेस सेम होती है तो पावर को क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। तो है ना, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2ax स्क्वायर, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो ये 2 हो गया। dx दैट इज इक्वल टू कितना आता है देख लेते हैं। तो क्या है, यहाँ पर दो फंक्शन लगेंगे। यहाँ पर एक तो क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, एक तो e की पावर x का होगा, e की पावर जो भी होता है, ठीक है ना। सपोज से पूरे को मैं x मान लेता हूँ या y मान लेता हूँ, कुछ भी, तो e की पावर जो भी होता है उसका फंक्शन होगा। और अपने आप में क्या है, चूंकि ये x के रिस्पेक्ट में, तो x यहाँ पर भी है, तो दिस इज आल्सो वन इंटीग्रेटल
इंटीग्रेशन करने वाला फंक्शन यहाँ पर भी हो जाएगा ये। तो पहले इसका इंटीग्रेशन कर दो, कितना होगा, तो 2a एक्स स्क्वायर का कितना होगा, एक्स क्यूब बाय 3 इंटू ई टू द पावर एक्स था, ई टू द पावर एक्स होता है तो ई टू द पावर 2a एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। लिमिट लगा देते हैं, लिमिट क्या है, सपोज से माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, तो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट हो गई। ठीक है, अब क्या है, 2a एक्स क्यूब बाय 3 इंटू, यहाँ पर x की जगह में अगर इन्फाइनाइट रखूंगा तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन इन्फाइनाइट हो जाएगा ना, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस इन्फाइनाइट माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा ये 2a एक्स क्यूब बाय 3 इंटू इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट दैट इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फंक्शन होता है नॉर्मलाइज्ड फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन होती है वो क्या होता है, साई 1 साई 2 डेक्स दैट इज इक्वल टू 1, ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या है, सी ऑप्शन जो मैं पहले टिक लगा चुका हूँ, तो वो ये ऑप्शन क्या है आता है, सो सी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the set of the eigen function root 2a into root 2a sin n pi x upon a। अच्छा, x के जो उन्होंने वैल्यू दे रखी है कहाँ से कहाँ तक है, उसको कॉन्फाइन कर रखा है 0 से a के बीच में। ठीक है, n की वैल्यू सिंपल से 1 2 3 एंड सो ऑन है। तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ऑप्शन है आर्थोगोनल, नॉर्मलाइज्ड, बोथ आर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज्ड और अननॉर्मलाइज्ड, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो इसका टेक्निक होता है इस प्रकार के क्वेश्चन का, देखिए आर्थोगोनल और नॉर्मलाइज्ड दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि क्या हो सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले आर्थोगोनल या नॉर्मलाइज्ड कंडीशन क्या होती है, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड कंडीशन क्या होती है, सपोज कोई फंक्शन है, समझ लो फाई आई और फाई जे, ये क्या होता है, इसका dx के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज इक्वल टू 1, तो ये क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन का मीनिंग ये होता है कि ये आपको बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल। ठीक है ना, स्पेस में कोई भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो बताता है आपको। इसका एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल आई जे के, ये हम वेक्टर्स के बारे में जानते हैं ना, तो आई डॉट आई क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एन वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को ये फॉलो करता है। अच्छा, ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है, अच्छा यहाँ पर आई और जे की वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे अगर है यहाँ पर, आई इक्वल टू जे है यहाँ पर, देन दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा, साई आई साई जे डी एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू 0, ये क्या होती है आपकी ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है। ऑर्थोगोनल कहाँ से शुरू होता है, ओ से शुरू होता है। ठीक है ना, ओ से शुरू होता है, मैं स्टूडेंट्स को ऐसा सिखाता हूँ, ऑर्थोगोनल ओ से शुरू होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ओ आएगा, मतलब यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है ना, वेक्टर में हम क्या करते हैं, आई डॉट जे लिखते हैं, तो ये क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आई और जे का जब प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो क्या होता है, वेक्टर में 0 होता है। इसका मतलब क्या है, ये अगर दोनों क्या होंगे, दोनों ये दोनों वेव फंक्शन क्या होंगे, अलग अलग होंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो क्या होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। ऑर्थोगोनलिटी का मीनिंग क्या होता है, ऑर्थोगोनलिटी आपको क्या देती है, ये आपको देती है एनर्जी स्टेट। ठीक है, एनर्जी स्टेट देती है किसी भी वेव फंक्शन की। इसका मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी भी वेव फंक्शन की जो एनर्जी स्टेट होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी, वो सिंगल होगी। ठीक है, 2 एनर्जी स्टेट में कोई भी वेव फंक्शन कहीं किसी प्लेस पे नहीं रह सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑर्थोगोनलिटी और नॉर्मलाइजेशन चेक करते हैं। ऑर्थोगोनल भी होना चाहिए फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड भी होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन माना जाता है। अब ये फंक्शन को देखिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 रहे ना, एक्स की वैल्यू अगर 0 रख देंगे, साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपकी ये जो कंडीशन है ये तो क्या हो जाएगी, बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। हम इसकी क्या कर लेते हैं, ऑर्थोगोनलिटी तो चेक होगी, नॉर्मलाइजेशन को चेक करते हैं। नॉर्मलाइजेशन कैसे चेक करते हैं देखते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन चेक करने के लिए क्या है, नॉर्मलाइजेशन चेक करने के लिए जो आपका वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन क्या दिया हुआ है,
√2/a रूट दोनों में इंटू साइन n पाई x अपॉन a, ठीक है ना, इंटू अगेन √2/a साइन n पाई x अपॉन a का जो इंटीग्रेशन है किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। वाई dx, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो वेरिएबल फंक्शन है क्या, वो x है, दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, 1 होना चाहिए। अगर ये है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब चेक कर लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा। √2a इंटू √2a कितना होता है स्टूडेंट्स, 2/a, √2/a इंटू √2/a क्या हो जाएगा, 2/a हो जाएगा, और ये साइन क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 2 बार है तो दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a, ठीक है। इंटीग्रेशन 2/a का तो नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं। इंटीग्रेशन लिमिट लगाते हैं 0 से a की। 0 से a की लिमिट क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट 0 से a की, ठीक है। तो 0 से a की लिमिट लगा दी, dx दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या, साइन स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला यहाँ पर साइड में थोड़ा सा लिख देते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 माइनस, या थीटा का फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 कॉस थीटा बाय 2। ये एक छोटा सा फार्मूला होता है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर वो फार्मूला का यूज़ होगा तो क्या हो जाएगा, 2/a इंटू 0 से a साइन स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 थीटा क्या है यहाँ पर, n पाई x बाय 2, ठीक है ना। तो क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, दिस इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 dx दैट इज इक्वल टू, ये क्या 1 के इक्वल आना चाहिए, तो 2/a ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 हो गया। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से a, किसका इंटीग्रेशन, 1 माइनस कॉस 2n पाई dx। अब dx एक बार इसके साथ हो जाएगा, dx एक बार इसके साथ हो जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का साइन भी दोनों के साथ लगा दूंगा और dx भी दोनों के साथ लगा दूंगा, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज 1/a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a, किसका, 1 dx का, मतलब dx का इंटीग्रेशन, माइनस माइनस इंटीग्रेशन किसका, 0 से a कॉस 2n पाई का इंटीग्रेशन, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में। अभी इसी पे हो जाएगा काम। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, a भी है डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में a भी है, a को हम मिस कर गए, दिस इज a, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x हो जाएगा, तो 1/a इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया x और 0 से a। अब यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है, ओके, यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और साइन n पाई क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये टर्म तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाती है। अब यहाँ पर आ जाइए, इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/a इंटू एक्स की वैल्यू एक बार a रखेंगे, माइनस एक्स की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, तो दिस इज a/a दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या है, आपकी ये कंडीशन फॉलो हुई ना, कौन सी कंडीशन फॉलो हुई, आपकी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन फॉलो हो गई। तो ये फंक्शन क्या है, ऑर्थोगोनल भी और नॉर्मलाइज्ड भी है, इसका मतलब जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, सी है, ठीक है।